आज का हमारा टॉपिक लिंकेज के बारे में है और लिंकेज में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर सबसे पहले कंप्लीट लिंकेज एंड द सेकंड वन दैट इज द इनकम्प्लीट लिंकेज। Complete linkage and incomplete linkage. Complete linkage when genes are located on the same chromosome close to each other and no detectable crossover. क्राइटेरिया कंप्लीट का क्या है? ये तो लिंकेज है कि व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दे आर क्लोजर टू ईच अदर वी कॉल इट लिंक जीन। सो फिर हम उसमें कंप्लीट लिंकेज कब कहते हैं उसको? कि व्हेन देयर इज नो डिटेक्टेबल क्रॉसओवर, व्हेन देयर इज नो डिटेक्टेबल क्रॉसओवर या डू नॉट एग्जिबिट डिटेक्टेबल क्रॉसओवर। फॉर एग्जांपल हम आते हैं इसकी तरफ, लेकिन पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं अ पेयर लिंक जीन का। टोमेटो में ये एग्जाम्पल है। टोमेटो में हमारे पास कंडीशन है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एलील फॉर मोल्टेड लीव्स, allele for molted leaves is recessive, then the normal leaves एक कंडीशन तो ये होगी। नियर बाय ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये जो जीन है जिस क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है उसके करीब करीब एक दूसरा जीन है वेयर वी हैव एलील फॉर ड्वार्फ व्हिच इज रिसेसिव टू द टाल दैट इज कैपिटल डी। अब यहां पर देखें, थोड़ा सा नोटेशन में चेंजेस आई हैं। हम इससे पहले नॉर्मल क्रॉसेस जो भी करवा रहे थे उसमें हम नोटेशन में क्या दे रहे थे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास होता था टाल वर्सेस ड्वार्फ, राउंड वर्सेस रिंकल्ड। तो हम नोटेशन कहाँ से लेते थे? टाल जो हमारे पास डोमिनेंट होता था एलील, हम वहां से लेते थे। हम उसको यहाँ से टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी दो एलील यूज करते थे और यहाँ पर हम कैपिटल आर और स्मॉल आर दो एलील यूज करते थे। ये आर कहाँ से आता था? राउंड से, और टी कहाँ से आया था? टाल से, which were actually dominant in that case। जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमारे पास नोटेशन हम कहाँ से ले रहे थे? जो हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर होता था, जो डोमिनेंट एलील होता था, उसका फर्स्ट लेटर जो है उसको हम यूज करते थे। अब जब हमारे पास लिंक जीन आ गए हैं तो अब हम यहाँ पर नोटेशन कहाँ से ले रहे हैं? रिसेसिव से। हमारे पास देखें नॉर्मल लीव्स हैं, हमारे पास देखें मोल्टेड लीव्स हैं। हम यहाँ पर जो नोटेशन यूज कर रहे हैं वो क्या है?
स्मॉल एम, कैपिटल एम। स्मॉल एम हम किसको कह रहे हैं? मोल्टेड लीफ को एम हमने कहां से लिया है? मोल्टेड से। और नॉर्मल लीफ कैपिटल एम जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसी तरह टाल एंड ड्वार्फ में हमने स्मॉल डी ड्वार्फ के लिए, कैपिटल डी टाल के लिए। समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पर हम नोटेशन जहां से लेंगे जिस अल्फाबेट से, अब लिंक जीन में वो एक्चुअली आपका रिसेसिव फीचर होगा या रिसेसिव एलील होगा। सो इस सब के करने के बाद हमारे पास एक पेरेंटल जनरेशन है, दैट इज कैपिटल एम कैपिटल डी, कैपिटल एम कैपिटल डी इंटू स्मॉल एम स्मॉल डी स्मॉल एम स्मॉल डी। ये एक होमोजाइगस पेरेंट है। यहां पर बनने वाले जो गैमीट्स हैं वो क्या है? कैपिटल एम कैपिटल डी। और यहां पर बनने वाले जो गैमीट्स हैं वो भी ओनली वन काइंड है, स्मॉल एम स्मॉल डी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम F1 की तरफ जा रहे हैं और F1 में हमारे पास कैपिटल एम कैपिटल डी स्मॉल एम स्मॉल डी। F1 हमारे पास आ गया। हम करते हैं इसका अब टेस्ट क्रॉस। क्या करने जा रहे हैं? अब हम टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस में हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रिसेसिव पेरेंट के साथ इसको क्रॉस करेंगे। तो टेस्ट क्रॉस क्या हुआ? कैपिटल एम कैपिटल डी स्मॉल एम स्मॉल डी इंटू स्मॉल एम स्मॉल डी स्मॉल एम स्मॉल डी स्मॉल एम स्मॉल डी। अब यहां पर गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल एम कैपिटल डी स्मॉल एम स्मॉल डी। और यहां पर एक ही तरह के गैमीट होंगे, स्मॉल एम स्मॉल डी। इसे लाइन से ऊपर और लाइन से नीचे आपके पास दो किस्म के। ये देखें आपके पास ये कंडीशन है, इस वक्त लिंक्ड है, ऊपर एक एक गैमीट है और नीचे दूसरा गैमीट बनेगा, वहां पे एक और दो। तो वहां पर बनने वाले जो दोनों गैमीट होंगे वो एक ही तरह के होंगे। और यहाँ पर भी दो मुख्तलिफ किस्म के गैमीट, यानी ये वाला एक और ये वाला दूसरा गैमीट मिल जाएगा। समझ आ रही है आपको? अब हमारे पास जो गैमीट्स बने हैं आप देख लें, ये दोनों सेम वही गैमीट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे पेरेंट में बने थे। यानी टोटल यहाँ पर हमारे पास इस टेस्ट क्रॉस में जो बनने वाले गैमीट्स हैं कैपिटल एम कैपिटल डी स्मॉल एम स्मॉल डी स्मॉल एम स्मॉल डी। अगर हम इन टाइप ऑफ गैमीट्स को देखें तो ये सारे गैमीट ऑलरेडी नोन है इस क्रॉस में। ये हमारे पास पेरेंट्स में भी बनने वाले कैपिटल एम कैपिटल डी स्मॉल एम स्मॉल डी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों गैमीट्स जो बने हैं ये नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स और पेरेंटल गैमीट्स हैं। क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल गैमीट्स हैं। अब जो प्रोजेनी आएगी कैपिटल एम कैपिटल डी स्मॉल एम स्मॉल डी स्मॉल एम स्मॉल डी स्मॉल एम स्मॉल डी। अब क्या हुआ? ये क्या है प्रोजेनी? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। ये कौन सी प्रोजेनी है? नॉन रिकॉम्बिनेंट progeny which displayed
The original parental combination is called as non-recombinant progeny. अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ। ये आपके सामने मैंने क्रॉस किया है, इसको समझाने के लिए आपको कि चेंज कहाँ पर आए। मैं अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अगर हम नॉर्मल करते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। अगर हम नॉर्मली चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एक टेस्ट क्रॉस के उसमें बता देता हूँ कि ये फर्क हमें कहाँ पर मिलता अगर हम चलते हैं कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू स्मॉल एम स्मॉल डी स्मॉल डी, ऐसा ही होता। अगर ये लिंकेज का फिनोमेना ना होता तो हम टेस्ट क्रॉस जो करते हैं वो ऐसा होता। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होता, कैपिटल एम कैपिटल डी, कैपिटल एम स्मॉल डी, स्मॉल एम कैपिटल डी, स्मॉल एम स्मॉल डी, और यहाँ पर सिर्फ स्मॉल एम। हमारे पास कितने किस्म के गैमीट बनते हैं? किस केस में? इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. When there is an independent assortment, तो हमारे पास कितने गैमीट बन रहे थे? 4 बनते, जिनमें हमारे पास ये दोनों रिकम्बिनेंट गैमीट्स और ये नॉन रिकम्बिनेंट गैमीट और ये भी नॉन रिकम्बिनेंट गैमीट। तो नॉन रिकम्बिनेंट गैमीट आगे नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजेनी और जो रिकम्बिनेंट गैमीट है दैट विल प्रोड्यूस द रिकम्बिनेंट प्रोजेनी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो ये सारी सिचुएशन है। दिस इज द डिफरेंस जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि लिंकेज और आपके पास जहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है और क्रॉस ओवर की वजह से आपके पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है, तो उसके में और इसमें जो फर्क आ रहा है। लेकिन आपको चले इसकी तरफ में मजीद आगे जाने से पहले थोड़ा सा आपको ये क्रॉस ओवर का प्रोसेस जो है ये समझा देता हूँ कि आखिर ये क्रॉस ओवर का प्रोसेस जो है ये है क्या। क्रॉस ओवर का प्रोसेस समझने के लिए मैंने भी 2 क्रोमोसोम जो है वो प्रोफेज 1 को शो करने के लिए आपको बताए हैं। These are the 2 प्रोफेज 1 क्रोमोसोम। ये दोनों फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीन है ए और बी लोकस है, कैपिटल बी कैपिटल ए, और यहाँ पर भी कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी। ये कंडीशन है नो क्रॉस ओवर। अगर क्रॉस ओवर नहीं होगा तो उस वक्त क्या कंडीशन होगी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारा कुछ जो हमने भी गैमीट्स के फॉर्मेशन में की है उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये इलस्ट्रेशन। अगर ये हमारे पास प्रोफेज 1 है, ये 2 क्रोमोसोम है, कोई क्रॉस ओवर नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं मियोसिस 2 की तरफ। हम कहां पे पहुंच गए? प्रोफेज 1 हमने स्टार्ट किया इस कंडीशन से, हम प्रोफेज 2 पे गए, दरमियान में कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ। हमारे पास जो होगी तो अल्टीमेटली हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे ही होगा। ओरिजिनल कॉम्बिनेशन आपके लिए होंगे, ये हर एक गैमीट में जाएगा और आपके पास ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है। अब यही केस है, अगर यही क्रोमोसोम हम दोबारा ले रहे हैं, इसी तरह हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, यही है। मैंने वहां पर भी ये 2 क्रोमोसोम लिए थे, मैंने यहां भी ये 2 क्रोमोसोम लिए। ये भी मैं प्रोफेज 1 पे जा रहा हूं,
वहां पे कोई क्रॉसओवर नहीं था, यहां पर क्रॉसओवर होने जा रहा है। अब यहां पे क्या होने जा रहा है? क्रॉसओवर होगा। क्रॉसओवर हो रहा है, ये आपके सामने ये क्या हुआ, दरम्यान में क्रॉसओवर हुआ। ये क्या हुआ? क्रॉस। अब मैं मियोसिस 2 पे जा रहा हूं और देखता हूं कि क्रॉसओवर प्रोडक्ट क्या है। कोई बता सकता है मुझे कि यहां पर 4 कौन कौन से आप बनेंगे? कौन कौन से? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। सो हमारे पास अब क्रॉसओवर प्रोडक्ट आया है और क्रॉसओवर प्रोडक्ट हमने देखा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए। तो इनमें हमारे पास ये जो कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी है, ये दोनों कौन कौन से हैं? रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट प्रोजनी है। और ये वाला नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजनी एंड नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजनी, पेरेंटल या नॉन रिकम्बिनेंट। तो ये फर्क है बेसिकली कि हमारे पास जब क्रॉसओवर नहीं होगा गैमीट की ये कंडीशन है, और जब हमारे पास क्रॉसओवर होगा तो फिर हमारे पास गैमीट्स की ये कंडीशन है। अब हम जब कह रहे हैं कि देयर इज कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या हुआ कि नो डिटेक्टेबल क्रॉस ओवर। डिटेक्टेबल का मतलब नो डिटेक्टेबल, कोई भी ऐसा क्रॉस ओवर जो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा क्रॉस ओवर नहीं हुआ, मतलब जीरो क्रॉस ओवर, यानी मतलब नो क्रॉस ओवर। ये आपके सामने ये कंडीशन होगी अगर कंप्लीट लिंकेज हो उस सूरत में। लेकिन मसला क्या है? मसला क्या है कि मसला ये है कि कंप्लीट लिंकेज जो है ये रेयर है, ये दैट इज अ वेरी रेयर फिनोमिना। ये कौन सा फिनोमिना है? रेयर है, बहुत ही ज्यादा रेयर है। कुछ ना कुछ हमेशा लिंकेज में भी थोड़ा बहुत क्रॉसओवर हो रहा होता है। सो देयरफॉर वी कॉल इट इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट, उस कंडीशन को हम क्या कह रहे होते हैं? There is some crossing over between the linked gene, hence we call it incomplete linkage. There is some crossing over between the linked gene producing the new trait. अब जो इससे पहले एग्जांपल मैंने आपको टोमेटो की एग्जांपल दी थी, वापस उस पे जाऊंगा। वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो कंफ्यूजन थी उसको खत्म करने के लिए मैंने आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन दी। अब वापस उस एग्जांपल में मैं जा रहा हूं और अब आप चूंकि क्रॉसओवर प्रोडक्ट, नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट और उस चीजों को यहाँ पे क्लियर कर दिया जा चुका है। तो अब मैं आपको टेस्ट क्रॉस पे सिंपल लेके जा रहा हूं। कैपिटल एम, कैपिटल डी, स्मॉल एम, स्मॉल डी into small m, small d, small m, small d। अब यहां पर हमारे पास जब हम ये क्रॉस ओवर कर रहे हैं, जब ये क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे पास क्रॉस ओवर एंड नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट दोनों आएंगे। क्यों क्रॉस ओवर प्रोडक्ट क्यों आएगा?
कह रहा हूं कि लिंकेज में जो कंप्लीट लिंकेज है दैट इज अ वेरी रेयर फिनोमेना, कि बिल्कुल क्रॉसओवर हो ही ना। When there is no crossover, हमारे पास कैपिटल M, कैपिटल D, स्मॉल m, स्मॉल d, and when there is crossover, कैपिटल M, कैपिटल D, कैपिटल M, स्मॉल d, स्मॉल m, कैपिटल D, स्मॉल m, स्मॉल d, ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है। मैं दरमियान में क्योंकि क्लोज आ गए हैं तो मैं दरमियान में ये लाइन इसलिए लगा रहा हूं ताकि डिमार्केशन हो, क्योंकि ये क्लोज हो गया उस साइड पे। अब सब कुछ होने के बाद ये एक पैरेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये सारा का सारा जो मैंने बताया यहां से हुआ है। यहां पर तो सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ गेमिंग बनेगा और वो होगा स्मॉल m, स्मॉल d। हर एक के साथ जो है एक दूसरा वही है। आपके पास कैपिटल M, कैपिटल D, स्मॉल m, स्मॉल d, कैपिटल M, स्मॉल d, स्मॉल m, स्मॉल d, स्मॉल m, कैपिटल D, स्मॉल m, स्मॉल d, स्मॉल m, स्मॉल d, स्मॉल m, स्मॉल d, और सेम आगे भी आएंगे। लेकिन जो ज्यादा आपके पास आएंगे वो ये दो होंगे, क्योंकि लिंकेज में आपके पास थोड़ा बहुत क्रॉसओवर होता है, बाकी ज्यादा आपके पास नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट होता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? तो आपके पास ये जो आएगा ये यही वाला है, और यहां पे जो आएगा वो ये वाला है। जब ये सारे का सारा को हुआ, काउंट हुए टोमेटो प्लांट 55 ये थे, 53 ये प्लांट थे, 8 ये थे और 7 ये थे। रेशियो की क्या आई? 55 रेशियो 53 रेशियो 8 रेशियो 7 होनी क्या चाहिए थी? टेस्ट क्रॉस है तो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रेशियो आती है 1:1:1:1:1। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आनी चाहिए थी? 1:1:1:1, और आई क्या है? 53 55 8 7, which is not 1:1:1:1। हम देख रहे हैं कि इसमें जो नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजनी है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है, और जो रिकम्बिनेंट प्रोजनी है वो लेस फ्रीक्वेंट है। वो क्या है? लेस फ्रीक्वेंट है। अब एक स्टेप हम यहां से आगे चलते हैं। हमने ये देखना है कि यहां पे रिकम्बिनेशन कितना हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्यों करने जा रहे हैं? जस्ट टू नो क्या आपके पास रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी कितनी आई है, कितना रिकॉम्बिनेशन हुआ है। हम क्या करते जा रहे हैं? So what is recombination frequency? Recombination frequency is the percentage of recombinant progeny, is the percentage of recombinant progeny in a cross. What is recombinant frequency? Percentage of recombinant progeny in a cross is called as recombination frequency.
रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं RF से। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? सो व्हाट इज RF? RF is equal to number of recombinant progeny divided by total number of progeny into 100 into 100। अब इस केस में हम RF वैल्यू डिटरमिन करेंगे। जो हमने ये टोमेटो वाली एग्जांपल ली है, हमारे पास रिकम्बिनेंट प्रोजेनी यहां पे कौन कौन सी है? ये दोनों। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनी? 8 प्लस, एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी? 55 प्लस 53 प्लस 8 प्लस 7 into 100। ऐसा है कि नहीं? अगर आप 8 प्लस 7 करें दैट इज 15, और अगर आप 55 प्लस 53 प्लस 8 प्लस 7 करें तो इट इज 123 into 100 into 100 which is equal to 12%, which is equal to RF क्या ही है आपके पास? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब 12% ऑफ द प्रोजेनी एग्जिबिट न्यू कॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब हुआ? RF वैल्यू इज इक्वल टू 12 कि 12% ऑफ द प्रोजेनी एग्जिबिट न्यू कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन क्यों? एज ए रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉसओवर, एज ए रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉसओवर। सो आप इस एग्जांपल को, जो टोमेटो वाली एग्जांपल है, इसको प्रैक्टिकल नंबर नेक्स्ट देंगे। ये कौन सा नंबर होगा? 14। अच्छा, मुझे वो सारी लिस्ट जो है आपने इसके बाद वो दे देनी है कि आपने जो 14 की लिस्ट बनाई है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो अब मैं इसका एक और कनेक्टिंग फिनोमेना उसी तरफ जा रहा हूँ, लिंकेज में, और उसको कहते हैं कपलिंग एंड रिपल्शन, या अदर वर्ड में हम सिस ट्रांस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिस ट्रांस, कपलिंग एंड रिपल्शन। देखिए, इस बात को, कंसेप्ट को मैं समझने के लिए आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ एलील्स ऑन क्रोमोसोम दैट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ linked genes। अरेंजमेंट ऑफ एलील्स कहां पर? कौन सा क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर उसकी अरेंजमेंट जो है दैट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ अ क्रॉस विद लिंक्ड जीन्स। उसकी एग्जांपल मैं आपको इस क्रिटिकली इंपॉर्टेंस, इसकी जो है क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, उसको समझाने के लिए आपको मैं ड्रोसोफिला से एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। ड्रोसोफिला में 2 लिंक जीन हैं, 2 लिंक जीन इन ड्रोसोफिला, जिनकी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। नंबर 1 दैट इज कलर ऑफ थोरैक्स। एक जीन जो है वो कलर ऑफ थोरैक्स को कंट्रोल कर रहा है, और आपके पास पर्पल थोरैक्स
और नॉर्मल थोरेक्स कलर। नॉर्मल कलर जो है दैट इज एक्चुअली द ग्रीन। अब इनमें जो पर्पल है दैट इज रिसेसिव और जो नॉर्मल ग्रीन है वो डोमिनेंट है। वो क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा? हम नोटेशन कहां से लेंगे? क्या होगा नोटेशन? स्मॉल बी। पर्पल के लिए हम क्या लेंगे? अब दो सिचुएशन है। अब मैं यहां पे आपको थोड़ा मजीद, अब यह है कि मैं यहां पे कैपिटल पी ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं? कैपिटल पी भी ले सकता हूं, या मैं स्मॉल पी विद सुपरस्क्रिप्ट प्लस। मैंने क्या किया उसको? सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिख दिया? पी, सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लिख दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? P for purple thorax, that's the recessive, and P plus ये डोमिनेंट उसका वो है और वो नॉर्मल है। हमेशा आपके पास जो डोमिनेंट जिसके साथ भी प्लस होगा या कैपिटल होगा वो क्या होगा? डोमिनेंट। इसी तरह तो जीन नंबर 2, जीन नंबर 2 है कलर ऑफ प्यूपेरियम। कलर ऑफ प्यूपेरियम and Drosophila. There are two colors of puparium available. Number 1, that is the black. Number 2, that is the brown. यहां पर तो अगर आप ब्लैक या ब्राउन जो भी रिसेसिव होगा दोनों में क्या आएगा आपके पास? बी। तो आपके पास दिस इज रिसेसिव ब्लैक। तो ब्लैक के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्मॉल बी। और ब्राउन के लिए बी प्लस। क्लियर है यहां तक? अब हमने इन नोटेशन को यूज करना है और आपको मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज कपलिंग एंड व्हाट इज रिपल्शन, व्हाट इज सिंक, व्हाट इज ट्रांस। अब इन दोनों को यूज करके आप मुझे एक हेटेरोजाइगोट के पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कोई, कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। इन दोनों को यूज करके पी प्लस बी बी प्लस, अगर ये एक लिंक्ड वो होगा तो इसको अगर हम लिंक जीन के फॉर्म में लिखेंगे तो हेटेरोजाइगोट की कोई कितनी पॉसिबिलिटीज है इसकी अरेंजमेंट वाइज? जी लिंक होगी तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? कौन कौन सी? फॉर एग्जाम्पल पी पी बी, पी प्लस और बी प्लस। और इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? कोई और? एक पॉसिबिलिटी पी बी प्लस और पी प्लस बी। कितनी पॉसिबिलिटीज हुई हमारे पास? कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? एक पॉसिबिलिटी ये है कि जिसमें एक एलील के ऊपर सारे के सारे उस रिसेसिव आ गए और दूसरे के ऊपर तमाम डोमिनेंट आ गए। एक ही है जिसमें एक का रिसेसिव, एक का डोमिनेंट, दूसरे का रिसेसिव। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। टू पॉसिबिलिटीज थी जो हमने यहां पर ड्रॉ कर दी है। एक ये है कि दोनों साइड पर जहां पर रिसेसिव था दोनों में रिसेसिव है, जहां पे डोमिनेंट था दोनों में डोमिनेंट है, या one side one chromosome contain both wild type or dominant allele
एंड वन क्रोमोसोम रिसीव ऑल या बोथ से जो भी है वो जो म्यूटेंट या रिसेसिव जीन्स। अब जो ये वाली कंडीशन है, जो फर्स्ट वन है, जिसमें वन क्रोमोसोम रिसीव both mutant or recessive or both wild or dominant, we call it coupling. Cis arrangement इसको हम कहेंगे। कौन सी arrangement? Cis arrangement. And this one, second one, जिसमें one chromosome contain one mutant and one wild, and other also contain one mutant and one wild, we call it repulsion or ट्रांस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट इसका मतलब क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा, ये आपके लिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए होमवर्क भी है। आपने ये बताना है कि आपके पास कोई भी एक हेटेरोजाइगोट है। फॉर एग्जांपल आप किसी को ले लें, आप इसी को ले लें, P B P प्लस B प्लस P B प्लस P प्लस B। अगर आप इस सिस और अगर आप इस ट्रांस इनको यूज करें फॉर द टेस्ट क्रॉस, इसका टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? ये एक्चुअली एक हेटेरोजाइगोट है। ये क्या है? हेटेरोजाइगोट है। सिर्फ और सिर्फ दोनों में P प्लस B प्लस, ऐसा ही है। इसका जीनोटाइप भी यही है और उसके जीनोटाइप भी। सिर्फ अगर दोनों में फर्क है तो किस चीज का फर्क है? ओनली अरेंजमेंट डिफरेंस है, बाकी उनके दोनों का जीनोटाइप सेम है। हेटेरोजाइगोट है। हेटेरोजाइगोट को जब हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज अ टेस्ट क्रॉस। मतलब अगर इन दोनों को आप P B से क्रॉस कर दें तो ये क्या बन जाएगा? टेस्ट क्रॉस बन जाएगा। तो आपने मुझे ये बताना है कि अगर हम इन दोनों को टेस्ट क्रॉस करें, सिस का भी और ट्रांस अरेंजमेंट में भी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई डिफरेंस आएगी भी या नहीं आएगी? आएगी तो क्या डिफरेंस होगा? समझ आ रही है आपको मेरी बात? मैंने क्या क्वेश्चन किया कि आपने जो हेटेरोजाइगोट, जिनको मैंने दो डिफरेंट अरेंजमेंट में यहाँ पर लिखा है, एक सिस अरेंजमेंट है और एक ट्रांस अरेंजमेंट है, इनको आपने क्या करना है? टेस्ट क्रॉस करना है। मतलब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स से इसको क्रॉस करें और वो जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करें और मुझे बताएं कि इज देयर एनी डिफरेंस, कि अगर हम एक हेटेरोजाइगोट को तो डिफरेंट अरेंजमेंट में रखें तो उसका अरेंजमेंट हमें वो रिजल्ट बताएगा कि कितना मैटर कर रहा है ये अरेंजमेंट। अगर सेम है तो हम ये कह सकेंगे ठीक है जी कोई फर्क नहीं। अगर वहां पे कोई डिफरेंस आ रही है तो यस डिफरेंस इज देयर। तो ये आपने खुद मालूम करना है और मुझे बताना है कि क्या डिफरेंस आपके पास आई है।